नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह। एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल पे। बच्चों, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके क्रैश कोर्स 2026 का सामाजिक विज्ञान का अंतिम वीडियो, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे अभी 300 से लेकर के 400 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चूंकि कल आपका एग्जाम है, हम पहले भी बताए थे कि एक्स्ट्रा समय व्यतीत किए बिना हम लोग सीधे बढ़ते हैं आपके प्रश्न नंबर 101 की ओर, सॉरी 301 की ओर। हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। यानी नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: सीमेंट उद्योग, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। इसमें से ये बताना है कि कौन सा उद्योग कृषि पर डिपेंडेंट नहीं है। तो आपको पता है कि चीनी तो बिना कृषि का होगा नहीं, तो ये बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये कृषि पर आधारित उद्योग है। कपड़ा भी जो बनता है सूती वस्त्र, वो कपास से बनता है और कपास की खेती की जाती है, तो ये भी बालक कृषि पर ही आधारित हो जाएगा। जूट यानी जिससे बोरा बनता है और इसके लिए भी जो है ना पौधे की जरूरत पड़ती है, तो जूट भी क्या हो गया, कृषि पर आधारित उद्योग हो गया। लेकिन जो सीमेंट है यही क्या है, कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 301 का ऑप्शन नंबर ए। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन संचार का उदाहरण नहीं है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोगों में। आपको लगेगा कि संचार तो टेलीफोन भी है, इंटरनेट भी है, टेलीग्राम भी है और आकाशवाणी है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा अगर बारीकी से अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा जन संचार। जन संचार का मतलब होता है बच्चों कि एक बार किसी भी मैसेज को टाइप करके बहुत सारे लोगों के बीच में फैला देना। तो उसके लिए यहाँ पर आकाशवाणी, एक जो आकाशवाणी का मतलब होता है रेडियो। क्या होता है, रेडियो। अब अगर मान लो किसी क्षेत्र में सुनामी आने वाली है, अब एक बार रेडियो पर अगर उसकी सूचना दे देते तो उस एरिया में जितना लोग रेडियो सुनता है सबको एक बार में उसका टेलीकास्ट हो जाता है। तो लेकिन टेलीफोन है, इंटरनेट है या टेलीफोन है, ये सभी में क्या है, सिंगल व्यक्ति तक ही मैसेज आता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जन संचार, मतलब एक साथ सबको सूचना देना। तो इसके लिए सबसे परफेक्ट उदाहरण हो जाएगा आकाशवाणी। आंसर हो जाएगा इसका आकाशवाणी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें लगेगा कि चारों क्वेश्चन सही है, लेकिन उसमें से कोई एक का आंसर देना, तो इसका आंसर हो गया था आकाशवाणी। बच्चों, ये सवाल है कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ हम गए भी हैं, ये बेगूसराय में, याद रखिएगा। बस थोड़ा सा इस पे बिहार सरकार का ध्यान नहीं है। अगर इसका सही से संरक्षण किया जाए तो ये जो कांवर झील है ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सकता है, काफ़ी अधिक सुंदर हो सकता है। समझे, ये कहाँ है जी, ये बेगूसराय में है। अगला सवाल है कि बिहार में पहली रेल लाइन बिछी थी, तो इस रेल लाइन का नाम क्या था। तो बालक, इस रेल लाइन का नाम था बच्चों ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। याद रखना, इस रेल लाइन का नाम था ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। याद रखना, इसका नाम था ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। चलिए अगला सवाल है 305 नंबर। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में हरे रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। अब देखिए हरे रंग, हरा रंग किसका प्रतीक, जैसे कि मान लो घास का मैदान है, अगर उसको आप दूर से देखेंगे तो कैसा दिखता है, हरा दिखता है। तो ये एक ट्रिक हम बताते हैं, यानी मैदानी भाग को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हरे रंग को उपयोग में लाते हैं। किसको उपयोग में लाते हैं जी, तो हरे रंग को हम लोग उपयोग में लाते हैं। चलिए अगला सवाल है कि प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे है। हम लोगों की के देश में 3 क्षेत्र डिवाइड किया गया है काम के दृष्टिकोण से। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है, तो बच्चों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि। याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि। क्या आता है जी, कृषि। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है व्यापार और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है सेवा क्षेत्र। याद रखिएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है सेवा क्षेत्र। अगला सवाल है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। हम सबको पता है कि भारत में बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी हमारे देश में पूंजी पर कुछ अधिकार सरकार का भी है और कुछ पूंजी जो है पूंजीपति व्यक्तियों के भी पास है। जैसे हमारे देश में
कुछ ट्रेन निजीकरण भी है और कुछ ट्रेन सरकारी भी है। जैसे हम लोग सिम यूज करते हैं तो बहुत सारे सिम, जैसे बीएसएनएल सरकारी है और जियो क्या है, प्राइवेट है। तो बहुत सारी संस्थानें हमारे देश में सरकार की है जिसका सीधा लाभ सरकार को मिल रहा है, और बहुत सारी संस्थानें ऐसी है जो किसी निजी व्यक्तियों के हाथों में, किसी प्राइवेट व्यक्तियों के हाथों में, अंबानी और अडानी जैसे अरबपतियों के हाथों में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है बच्चों, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला सवाल है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय से बिहार के प्रति व्यक्ति आय का क्या रिश्ता है। तो आपको पता है कि बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, समझे। ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि हमारे बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो काफ़ी कम है। हमारे बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो क्या है, काफ़ी कम है। जैसे आपको पता भी होगा कि हमारे यहाँ पढ़ने वाले कम होते हैं, बात बनाने वाले बच्चों काफ़ी अधिक होता है। तो और काम उम करना चाहता नहीं है, और तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हमारे बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है बच्चों वो काफ़ी कम हो जाता है। अगला सवाल है कि मुद्रा, जिसको हम लोग रुपया पैसा कहते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो इसका वैसे तो मूल्य का संचय करना, मूल्य का मापक करना, मूल्य का स्थानांतरण करना, साख का आधार रखना, ये सभी के सभी मुद्रा के कार्य हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि मुख्य कार्य क्या है। तो बच्चों मुख्य कार्य होगा मूल्यों का मापन करना। जैसे हमारे हाथ में ये कलम है, तो इसकी कीमत अगर 1500 रुपये है, तो इसको 1500 की वैल्यू कौन बनाता है, तो इसको 1500 की वैल्यू बनाता है मुद्रा। याद रखिएगा, इसको 1500 की वैल्यू बनाता है बच्चों मुद्रा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुद्रा का मुख्य कार्य होता है मूल्यों का मापन करना। अगला सवाल है कि व्यावसायिक बैंक अपने ऋण पर, अगर मान लो कोई व्यावसायिक बैंक है वो किसी ग्राहक को ऋण देता है यानी लोन देता है, तो उस पर वो क्या लेता है, वो उस पर वो ग्राहकों से ब्याज लेता है। अभी कम से कम जो है 10% से लेकर के 12-13% तक ब्याज ले लेता है बैंक वाले, और ब्याज पे वो क्या करता है, अपने ग्राहकों को रुपया देता है। और एक प्रदेश में अगर 100 रुपया बैंक में जमा है तो लगभग 60 से 70 रुपया बैंक वाले क्या करते हैं, अपने ग्राहकों को लोन में दे देते हैं। समझे ना, इस चीज को हमेशा याद रखना। अगला सवाल है कि तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है। हम आपको तुरंत इससे पूर्व भी बताया कि भारत में 3 क्षेत्र हैं, और तृतीयक क्षेत्र को बच्चों हम लोग बोलते हैं सेवा क्षेत्र। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी सेवाएं आती है। अगर कोई व्यक्ति रेलवे में भी काम करता है तो वो भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट कोचिंग सेंटर में भी पढ़ा रहा है तो वो भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा। चलिए, ये हमारे देश का तृतीय सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई। वैसे तो आपको पता होगा कि लेनिन के द्वारा 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत के संदर्भ में। याद रखना, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत के संदर्भ में। आपको बता दें कि 1980 के दशक में हमारे देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई थी, और हम लोगों के देश में मंदी का असर देखने को मिला था। सभी चीज़ों की जो रेट है वो काफ़ी अधिक बढ़ चुकी थी, और क्या था कि बहुत सारे जो सामान थे वो लगातार महंगे हो जा रहे थे और लोगों के पास पैसा कम रहा। तो सरकार ने 1991 ईस्वी में लाया एक नीति जिसका नाम रखा गया नई आर्थिक नीति। इसमें हमने बहुत सारा सोना जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड के यहाँ गिरवी रखा, उससे कर्ज लिया, और देश में जो है ना अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का प्रयास किया। तो इसी को हम लोग नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। चलिए, वित्त मंत्री थे इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनके द्वारा जो है नई आर्थिक नीति को मुख्य रूप से भारत में लागू किया गया था। चलिए, अगला सवाल हमारा है कि भारत के कुल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे अधिक योगदान इन तीनों में से किस क्षेत्र का होता है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जीडीपी भारत को मिलता है तृतीयक क्षेत्र से, क्योंकि सेवा क्षेत्र वाले जो भी लोग होते हैं वो सरकार को टैक्स देते हैं। वो सरकार को क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। तो सरकार को जब वो टैक्स देते हैं तो सबसे ज्यादा जो है ना जीडीपी बढ़ता है उसी क्षेत्र से, तृतीयक क्षेत्र से। तो 313 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया है। तो याद रखना, भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 ईस्वी में, और पहली जो योजना चली थी पंचवर्षीय योजना वो चली थी 1951 से लेकर के 1956 ईस्वी तक, लेकिन इसका गठन हुआ था बालक 1950 ईस्वी में। इसका गठन हुआ था बालक 1950 ईस्वी में। चलिए,
अगला सवाल है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लाई गई? अभी तुरंत ऊपर में बता दिए। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी 1951 से लेकर के 1956 ईस्वी में। और इस योजना का, ये जो पंचवर्षीय योजना बच्चों लाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना। याद रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना। चलिए, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। अगला सवाल है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपको पता है कि इटली और जर्मनी जो है वो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, और हम लोग अभी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? आज ही क्लास में हमने बच्चों को बताया होगा, जो जूनियर क्लास है, जो अभी 10th का स्टार्ट किया है 2026-27 सेशन के लिए, उसके क्लास में हमने आज थ्योरी में बताया था फ्रैंकफर्ट की संधि के बारे में। देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि क्या थी? फ्रांस और पर्सा के बीच, याद रखिएगा, फ्रांस और पर्सा के बीच एक युद्ध हो गया था, और इस युद्ध का नाम था सेडान का युद्ध। याद रखिएगा, इस युद्ध का नाम दिया गया सेडान का युद्ध। और बालक, ये जो युद्ध था ये हुआ था किसके बीच? फ्रांस और पर्सा के बीच में। और उस समय फ्रांस के राजा थे नेपोलियन बोनापार्ट। अब ये क्या किया, फ्रांस क्या किया, इस पे आक्रमण किया था पर्सा पर, और उल्टे क्या हुआ कि पर्सा ने क्या किया, इस युद्ध में फ्रांस को बुरी तरह से पराजित कर दिया। और जब फ्रांस हारा तो एक संधि किया, कब? 1871 ईस्वी में, और उस संधि का नाम दिया गया बच्चों फ्रैंकफर्ट की संधि। याद रखिएगा, उस संधि का नाम दिया गया बच्चों फ्रैंकफर्ट की संधि। ये सुबह सुबह हमने आपको क्लास में बताया था। अगला सवाल कह रहा कि सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? अभी तुरंत हमने आपको बताया कि सेडोवा के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई। जीत किसकी हुई? तो जीत हुई थी पर्सा की। याद रखना, जीत किसकी हुई? तो ये पर्सा की जीत हुई थी। कहता यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? तो याद रखिए, यंग यूरोप की स्थापना किया था मैजीनी। कब किया था? 1834 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा, यंग यूरोप की स्थापना किया था मैजीनी, और कब किया था? तो किया था 1834 ईस्वी में। रूस में बॉल्शेविक का नेतृत्व किसने किया? तो रूस में बॉल्शेविक का नेतृत्व किया था लेनिन। याद रखिएगा, 1917 ईस्वी में लेनिन के नेतृत्व में बॉल्शेविकों ने पेट्रोगार्ड के रेलवे स्टेशन, डाकघर, कचहरी और यहाँ तक कि जितने भी सरकारी संस्थान थे उन सभी पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया, और वहाँ पहले से केरेंस्की की सरकार थी जिसको पलट दिया, और वो वहाँ की सत्ता जो है वो अपने हाथों में ले ली, जिसको कि हम लोग बॉल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते थे। और ये क्रांति हुई थी बॉल्शेविकों के द्वारा, और बॉल्शेविक के जो नेतृत्व करता थे, जो लीडर थे, वो कौन थे? लेनिन थे। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि लाल सेना का गठन किसने किया? तो याद रखिएगा, लाल सेना का गठन किया ट्रोट्स्की ने। बहुत सारे व्यक्ति लाल सेना का गठन में मार देते हैं गेरीबाल्डी। तो बता दें आपको कि गेरीबाल्डी जो था वो लाल कुर्ती का गठन किया था। याद रखिएगा, गेरीबाल्डी जो है वो क्या था? लाल कुर्ती का गठन, गेरीबाल्डी। लेकिन बच्चों, यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन किया है ट्रोट्स्की ने। कौन किया है? ट्रोट्स्की ने किया है। अगला सवाल चलते हैं, कहता है दास कैपिटल। दास कैपिटल क्या है? दास कैपिटल बच्चों एक पुस्तक का नाम। याद रखिएगा, दास कैपिटल एक पुस्तक का नाम है, जिसे कि हम लोग समाजवादियों के बाइबिल के भी नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, समाजवादियों के बाइबिल के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। समाजवादियों के बाइबिल के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं, समझे? और ये कब लिखा गया था? ये लिखा गया था 1867 ईस्वी में। किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा, जिसको कि हम लोग समाजवाद का जनक भी कहते हैं, समझे? इनका जन्म हुआ था जर्मनी प्रांत के राइन नगर के टियर नगर में। उनके पिताजी का नाम था हेनरिक मार्क्स, और इनकी पत्नी का नाम था जेनी, जिसके साथ इन्होंने 1843 ईस्वी में विवाह किया था। चलिए, तो ये थे दास कैपिटल के रचयिता कार्ल मार्क्स। अगला सवाल बालक है कि होचिन मिन का पूरा नाम क्या था? तो होचिन मिन का पूरा नाम था बच्चों न्यूगन आई कोक। याद रखिएगा, होचिन मिन का पूरा नाम था न्यूगन आई कोक। चलिए, अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं। कहता है नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? तो याद रखना कि नरोत्तम सिंहानु जो थे वो कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? तो ये थे कंबोडिया के शासक। कहता है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना
इसमें हुई थी, यहाँ तो लग रहा ऑप्शन ही थोड़ा सा गलत दिख रहा है, चलिए इसको हम बाद में सही करके दिखा दे रहे हैं। कहता अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य वर्मन द्वितीय। यानी अंकोर वाट का जो मंदिर का निर्माण किया था उसकी शासन काल में होता, तो सूर्य वर्मन द्वितीय राजा थे, उन्हीं के शासन काल में अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण कराया गया था। चलिए अगला सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो हम सबको पता है कि ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। यानी हम लोग जो है एक रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर के जालियांवाला बाग में हजारों की संख्या में उपस्थित हुए थे, और वहाँ के जो तत्कालिक जज थे जनरल ओडायर, उन्होंने बिना कोई सूचना दिए इस बाग को पूरी तरह से घेर लिया और निहत्थे आंदोलनकारियों पर जमकर के गोलियां बरसाई थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। और इस घटनाक्रम को ही हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इस घटनाक्रम के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधि रिटर्न कर दी। गांधी जी को भी केसरे हिंद की उपाधि मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को भी सर नाइट्स की उपाधि मिली थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अंग्रेज ने अलग अलग उपाधि दी थी। तो अंग्रेजों का काफ़ी बहिष्कार हुआ और जनरल ओडायर को जो है इसके लिए यहाँ से सस्पेंड करके इंग्लैंड भेज दिया गया। आपको बता दें कि 1945 ईस्वी में एक भारतीय व्यक्ति जिनका परिवार जो है इस घटनाक्रम में मारा गया था, जिसका नाम था उधम सिंह, वो लाहौर जाकर के जनरल ओडायर की गोली मार करके हत्या कर दिया था। अगला सवाल है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? बच्चों, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर के अधिवेशन में पारित हुआ, और इसको पारित करवाने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। और इसके बाद इन्होंने रावी नदी के तट पे पहली बार तिरंगा झंडा भी फहराया था। समझे? तो इस चीज को हमेशा हमको याद रखना। अगला सवाल है कि वेदों की ओर लौट चलो, यह नारा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। मतलब हमारा कल्चर जो है वो पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रहा था, तो इस बात से चिंतित होकर के स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि हमें अब वेदों की ओर लौट चलना चाहिए, हमें अब वेदों की ओर लौट चलना चाहिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता होगा कि राजा राम मोहन राय जी जो हैं वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। बच्चों, जमशेदजी टाटा ने आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ की? तो जमशेदपुर में ही है, लेकिन इसका नाम है इस ऑप्शन के अनुसार साकची। चलिए इसका आंसर हो गया साकची। 1938 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो शायद इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से। इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों इंग्लैंड से। अगला सवाल है कि वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? तो वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था बालक एस्पीडर आर्कराइटर ने। याद रखिएगा, इसका जो वाटर फ्रेम का है इसका आविष्कार किया था एस्पीडर आर्कराइटर ने। इसका आविष्कार किया था एस्पीडर आर्कराइटर ने। अगला सवाल है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए जो हमारा पहला फैक्ट्री एक्ट है बच्चों वो 1881 ईस्वी में पारित हुआ। याद रखिएगा, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है वो 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला सवाल की ओर चलते हैं। कहता सिटी ऑफ बम्बई इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? तो सिटी ऑफ बम्बई इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना जो है बच्चों ये हुआ है कब? ये हुआ है 1898 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये हुआ है कब? ये हुआ है 1898 ईस्वी में। अगला सवाल है कि जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित में से किस देश में होता है? तो समझ लीजिए, जाति पर आधारित विभाजन जो है वो हमारे भारत में ही होता है। आप देखते होंगे कि यहाँ जाति के आधार पर आरक्षण भी है। जाति के आधार पे किसी को कम अंक आने पर भी नौकरी हो जाए, किसी को अधिक अंक आने पर भी नौकरियां नहीं होती है। जाति के आधार पर या यहाँ राजनीतिक भी होता है, विभाजन भी होता है, और बहुत चीजें जो होती है भारत में जाति के आधार पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के चुनावी नतीजे भी जाति के आधार पर ही तय किए जा सकते हैं। कहता भारतीय संविधान के बारे में इसमें से कौन सा बात गलत है? तो चारों ऑप्शन पढ़िए। पहला, क्या यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है? तो ये बात बिल्कुल सही है कि संविधान किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय को समानता के साथ देखता है, उसमें भेदभाव नहीं देखता। दूसरी, सभी लोगों को
कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। ये भी सही, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं और सबको अपने अपने धर्म मानने में यहाँ पर आज़ादी है। यह धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया गया है। और चौथा कह रहा है किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार, ये तो बिल्कुल सही है। तो यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कहता है भारतीय संविधान के बारे में इसमें से कौन सी बातें गलत है, तो यही वाला बात गलत हो जाएगा, यानी सी नंबर, कि हम लोग किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं मानते। हम लोग 80% हिंदू हैं, इसके बावजूद भी भारत जैसे देशों में हिंदू धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा नहीं मिला हुआ है। तो ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। अगला सवाल है कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ। आपको पता है कि बांग्लादेश के जो आविष्कारक थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे, वैसे ये हम मजाक में बोले हैं, और इसका उदय हुआ था 1971 ईस्वी में। किससे हुआ था, तो पाकिस्तान से हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और यह भारत के लिए काफ़ी खतरनाक था और यहाँ के लोग चाहते थे कि पाकिस्तान से अलग भी हो, तो भारत ने इसका सहयोग किया और फाइनली 1971 ईस्वी में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन गया। अब बताइए, हम ही लोग इसको उत्पत्ति करा है और आज हम ही लोग को आंख दिखाता है। तो एक कहावत बांग्लादेश पे फिट बैठता है, जिसकी बिल्ली उसी पर म्यूं। तो बिल्ली बिल्ली होता है, शेर शेर होता है, एक बार आमने सामने हो जाए तो फिर पता चलेगा कि कौन शेर है और कौन बिल्ली है। चलिए अगला सवाल जो है, कहता महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। बाप रे, बहुत कम है। समझ सकते हैं कि 100 में 54% ही महिला जो है ना शिक्षित है। तो ये बड़ी ही विडम्बना की बात है और इसमें अब सुधार हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन महिलाओं की साक्षरता दर भारत में काफी कम है, मात्र 54% है। चलो ये क्या हो रहा है जी, हाँ चलिए आ गया। कहता संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच उत्पन्न विवाद को कौन सुलझाता है। तो इसको सुलझाने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ न्यायालय है। अगर संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकार के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो जाए, केंद्र सरकार अलग चाहती है, राज्य सरकार अलग चाहता है, तो उस स्थिति में उसको न्यायालय जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, वहां जाइए, दोनों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों अपनी अपनी बातों को रखेंगे और न्यायालय को लगेगा कि जो बातें में दम है, तो निश्चित रूप से उसके तरफ से वो फैसला सुनाते हैं। अगला सवाल है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन बच्चों हुआ था 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को, याद रखिएगा। सोवियत संघ का विघटन हुआ है 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को। चलिए अगला सवाल है कि बिहार में जो पंचायती राज संस्था है, ये बच्चों है त्रिस्तरीय, याद रखिएगा। ये क्या है जी, ये त्रिस्तरीय है। पंचायती राज व्यवस्था भी क्या है, त्रिस्तरीय है। का 2006 ईस्वी में बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार जो ग्राम पंचायत होता है, जैसे एक जो पंचायत होता है, तो एक पंचायत में कुल कितनी आबादी होनी चाहिए कम से कम, तो एक पंचायत बनने के लिए कम से कम 10,000 की आबादी होनी चाहिए। याद रखिएगा, एक जो मुखिया बनता है ना, वो कितने लोगों का जनप्रतिनिधि होता है, तो लगभग 10,000 व्यक्तियों का जनप्रतिनिधि होता है। बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसका कि अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं है ना, एक पहले प्रधानमंत्री थे श्रीमती मायावती, हाँ यही है, मायावती जी हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इनके संस्थापक थे स्वर्गीय काशीराम जी, याद रखिएगा, इसके संस्थापक थे स्वर्गीय काशीराम जी। अगला सवाल है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो आपको पता होगा कि 1975 ईस्वी का जो वर्ष है, उसको हम लोग जीवन में कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे देश में लगा था आपातकाल यानी इमरजेंसी, और इतना भयावह वो दौर था जिसकी कल्पना कर पाना संभव नहीं था। हम लोग थे नहीं, लेकिन हम लोग जब वीडियो देखते हैं या उस समय की कहानी पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से लगता है कि वास्तव में सरकार के द्वारा काफी क्रूर रवैया जो है अपनाया गया होगा। चलिए अगला सवाल है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ। तो श्रीलंका आजाद हुआ हम लोगों से 1 साल बाद। तो हम लोग कब आजाद हुए, 1947 में, ये लोग आजाद हुआ 1948 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल है कि चिपको आंदोलन, जो कि आपको पता है कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाला में हुआ था, और इनके जो नेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे, और इसमें वृक्षों को बचाया जा रहा था, यानी पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रख करके यह आंदोलन किया गया था। तो 347 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे इसमें चौधरी चरण सिंह, याद रखिएगा, भारतीय किसान यूनियन के नेता थे चौधरी चरण सिंह, याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह इनके नेता थे।
ग्राम पंचायत का कार्यकाल यानी मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, जिला परिषद, पंचायत समिति, इन सभी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बच्चों? ये होता है 5 वर्षों का। याद रखना है कितने वर्षों का होता है, तो ये होता है बच्चों 5 वर्षों का। कहता बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो आपको पता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण। आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण पटना के एक छात्र थे, और जब इंदिरा गांधी की सरकार जो वादा करके आई थी उस वादे से पीछे हट रही थी, देश में काफी अधिक महंगाई बढ़ रही थी, तो जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा जनसैलाब उनके समर्थन में आया, और उसके बाद इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जिसके बाद भारतीय राजनीति में इतना उथल पुथल मचा कि बीच में ही कांग्रेस की सरकार गिर गई। समझे? इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे हमारे बिहार के जेपी यानी जयप्रकाश नारायण। समझे? अभी जो आप देख रहे हैं नीतीश कुमार, लालू यादव और रामविलास पासवान जी, ये तीनों इनका शिष्य हुआ करते थे, और आज तीनों की जो है बिहार की राजनीति में एक अलग ही दबदबा है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 351 की ओर चलते हैं।